अब है आपका अगला टॉपिक, वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होती है, और उससे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये वीक एसिड क्या होता है। सबसे पहले हम इनकी आसान डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, स्ट्रांगली आयोनाइज होता है, ठीक है। बेसिकली हम आयोनाइजेशन को चेक करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम स्ट्रांगली आयोनाइज होता है। क्या होता है, ये स्ट्रांगली आयोनाइज होता है। और जो वीक एसिड होता है उसकी आयोनाइजेशन घट वीक होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्ट्रांगली आयोनाइज होता है और ये वीकली आयोनाइज होता है। जो जितना स्ट्रांगली आयोनाइज होता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जिसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इस एसिड आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती होती है। एक चीज़ है, इसको हम के ए कहते हैं, इसका हम कहते होते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और किसका, एसिड का, हम इसको कहते होते हैं एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जिसकी एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वो इन ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और के ए वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आयोनाइज करेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कहते हैं कि जो जितना वीकली आयोनाइज होगा उसकी के ए वैल्यू कम होगी, तो वो वीक एसिड होगा। ये आती कैसे है, ये के ए वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हम देखें, हम कोई भी जनरल एसिड ले लेते हैं, हम कहते हैं कि HX एक एसिड है, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। अब ये एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन आएगा, ये H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में चेंज हुआ है। अगर मैं इसकी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऊपर हम क्या लिखते होते हैं, प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी HX, और ये दूसरा है हमारे पास वाटर। अब चूंकि वाटर की अमाउंट कांस्टेंट है, वाटर को हमने हायर कॉन्सेंट्रेशन में लिया, तो वाटर को मैं यहाँ पर ले जाऊँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के H2O इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव X नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास HX जो एक एसिड है, HX का लो, HA का लो, ये कोई एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर के, जैसे के H2O2 को हमने के डब्ल्यू कहा था, तो यहाँ पर हम ये एक कांस्टेंट है जिसको हम एक कांस्टेंट कर देते हैं, जिसको हम के ए कहते हैं, ठीक है। तब हमें पता है कि के ए किसके बराबर हो गया है, H3O पॉजिटिव X नेगेटिव और यहाँ पर HX, ठीक है। इस तरह हम इनको डिवाइड करते होते हैं, जो भी ये इस तरह हम के ए की वैल्यू निकालते होते हैं। अब जब हम इस तरह के ए की वैल्यू निकालते हैं, तो जितनी ग्रेटर के ए की वैल्यू आती है, जितनी ग्रेटर वैल्यू आती है किसी भी एसिड के ए की, उतना ही वो क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वो हमारे पास एसिड होता है, ठीक है। एक दूसरी बात ये कि ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो जब भी आप ए की वैल्यू लिखते हो तो साथ टेम्परेचर को लगाना ज़रूरी है। फिर सेम बात मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास वैल्यू जो होती है बहुत छोटी आती है। अगर हम सिंपली के ए की निकालें तो फिर हम क्या करते होते हैं, हम नेगेटिव लॉग ले लेते होते हैं। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। किसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, हम के ए का नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो जब हम के ए का नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे हम किसकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे, के ए की, तो के जो भी के ए की वैल्यू आएगी उसका माइनस नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो पी के आ जाएगा। अब एक और बात याद रखना, तो जितना किसी भी वैल्यू का के पी के ए स्मॉल आएगा, ठीक है, जितना बी पी के ए स्मॉल आएगा वो हमारे पास क्या होगा जी, हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं, कुछ एसिड बताए हुए और उनकी पी के ए वैल्यूज़ भी बताई हुई हैं। साथ टेम्परेचर का मेंशन करना तो ज़रूरी होता है। अब देखो, पर क्लोरिक एसिड, इसका के ए वैल्यू है 1.0,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल 10, पी के ए है -10, जितना इसका पी के होता है ना माइनस ही सिर्फ हटता है, माइनस लग जाता है, -10 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये सबसे इसकी वैल्यू माइनस में जाओ तो सबसे कम किसकी है, इसकी है। जितनी ज़्यादा पी के स्मॉल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब अगर और देखो किसकी देखें, सल्फ्यूरिक एसिड की देखो, ये -3.0, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और आगे आगे ये देखो, इसकी तो प्लस में आ गई, जो प्लस में आ गया उनकी वैल्यू मतलब कम है ना, तो ये फिर वीक एसिड है, वीक एसिड है, वीक है। इसकी तो सबसे ज़्यादा वाटर तो सबसे ज़्यादा वीक एसिड है, क्योंकि इसकी +15 है, इसकी +8.9 प्लस, तो ये वीक एसिड है। जिनकी जितनी जितनी माइनस में है वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड और ये इतने वीक एसिड हैं, ठीक है। ये के ए और पी के ए की वैल्यू का ये सीन है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, वो कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1.0 मोल HF है, ठीक है, और के ए वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक आपने सोल्यूशन के अंदर ऐड किया, ये 10 मोलर था, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट कंटेन, आपने इसके अंदर H पॉजिटिव डाला है और तो ये 10⁻⁻x हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी x में आएगी, इसकी वैल्यू भी x में आएगी, हमें पता नहीं है कि ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट पता ही नहीं है, ये 10⁻⁻x। अब x सिंपली इसकी वैल्यू 10⁻⁻x = 1.0, जितनी वो टूटेगा उतने उतनों में ये टूटेगा, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। x में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x को यहीं रहने दो, स्क्वायर को काट दो, इसको वहाँ पर जाकर डिवाइड करो तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसको 10 को बीच में पुट करेंगे, इस तरह ही होता है सिंपली। अब हमारे पास सेम ही प्रोसीजर से स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग बेस को हम करते होते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या हो जाता होता है, हम किसको लेते होते हैं, हम के बी की वैल्यू लेंगे, ठीक है। के बी क्या है, के बी जी कांस्टेंट है, किस चीज़ का कांस्टेंट है जी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, किसका, बेस का। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को हम लेते होते हैं कि हाइड्रोक्सिल बेस में भी ज़्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ OH नेगेटिव का है कि जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव बन रहे हैं कि कम बन रहे हैं। सिंपली क्या है कि एक इक्वेशन ले लो किसी भी, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कोई बेस थी, वो उसने वाटर के अंदर रिएक्ट किया है, तो वो बेस और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, अब हम OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे, एक तरफ हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं pH पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक तरफ हम रिएक्टेंट लिखते हैं B और H2O। अभी हमें पता था ये K, अब ये जो K था इसको मैंने फिर H2O के साथ लिख दिया, नीचे हमारे पास ऊपर ये हो गया BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, नीचे सिर्फ B रह जाएगा, इसको मैं कर दूंगी के बी के बराबर, और जब हम करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास के बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर के बी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे, वो पी के बी हो जाएगा। पी के बी की वैल्यू जितनी स्मॉल आएगी वो उतना, सॉरी पी के, अब यहाँ पे थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कहते हैं कि एक एसिड जब आयोनाइज होता है वो एन पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आयोनाइज होता है, तो हमारे हमें OH की जो होती है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ अ बेस टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, की एक बेस कितनी स्ट्रांगली प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। इक्वेशन डेली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी रेफर टू द बेस कांस्टेंट एंड कैन बी ड्राइव्ड इन द सिमिलर वे, जैसे कि के को किया था। द के बी वैल्यू विल बी लार्ज इफ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस इज हाई, इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, के बी की वैल्यू स्ट्रांग आएगी। लेकिन जब के पी बी पी के बी की वैल्यू को देखोगे तो जितनी स्मॉल आएगी वो उतनी ज़्यादा जो होगी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। यहाँ पर अब कुछ बेसिस की दी हुई है, जैसे देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू पी के बी की वैल्यू देखो 3.0, स्मॉल वैल्यू है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। के बी 9.6 था, अब यह एनिलीन इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो वो 9.37 पी के बी वैल्यू आई हुई है उसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, देन पायराडाइन एंड एनालाइन बट वीकर देन अमोनिया। को देखो अमोनिया इन तीनों से वीकर है और इन दोनों से स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर ये बताया हुआ क्वेश्चन भी बनना क्या आ सकता है कि क्यों अमोनिया उनसे कम और इनसे ज़्यादा है, तो वो ये है कि पी के बी वैल्यू अमोनिया की जो है वो कम है, पायराडाइन और एनालाइन से कम है, और अगर आप ज़्यादा कम है और उनसे देखो तो ज़्यादा है, मिथाइलामाइन से देखो तो ज़्यादा है।
आगे आता है जी बफर सॉल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप कंसंट्रेशन डालो किसी एसिड और बेस की, तो उसको कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, उसकी पीएच पे कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को कहते हैं कि जिनके अंदर आप कोई भी चीज़ डालते हो, ठीक है, कोई भी आपने बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच में कोई चेंज, आपने या बेस एसिड या बेस इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है, लेकिन इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो कांस्टेंट ही रही है, पीएच इसकी कांस्टेंट ही रही है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब ये तो हमें पता चल गया, ये बफर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन द पीएच विच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, द पीएच हैज पीएच कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट ही रहे, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और ये बफर्स बनते कैसे और इनकी टाइप्स, तो बफर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के बफर हैं। एक को हम कहते हैं जी एसिडिक बफर, एक को हम कहते हैं जी बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर में हम क्या करते हैं, एसिडिक बफर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वीक एसिड को लेते हैं, क्या लेते हैं, वीक एसिड लिया जाता है। वीक एसिड में फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। अब CH3 डबल बॉन्ड OH को लिया है, कहते हैं एक वीक एसिड लो और इसी का साल्ट लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये एक एसिड था, ठीक है, इसको अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बनेगा ना CH3C डबल बॉन्ड Na प्लस हमारे पास ये H2O को छोड़ दो और यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा Na, ये एक साल्ट है। अब बेसिकली जो अगर आपने एसिडिक बफर बनाना है तो कैसे बनेगा, इस साल्ट को, ठीक है, इस साल्ट को और इस एसिड को, ये वीक एसिड और इसका साल्ट, इनको हम एक सोल्यूशन में डाल दें और मिक्स कर दें, तो इन दोनों को मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर है। समझ आ गई, ऐसे बनता है। और सेम आपने बेस लेनी है तो आप कोई भी वीक बेस ले लो और प्लस उसी का एसिड ले, उसी का साल्ट ले लो और साल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ठीक है। अब वीक बेस मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल जी NH4OH, ठीक है, प्लस इसको मैं रिएक्ट करा देती हूँ HCl के साथ, तो क्या होगा, इसको मैं रिएक्ट करा देती हूँ HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, ये रिमूव हो गया ना यहाँ से, तो ये H2O बना देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा NH4Cl। ये अब NH4Cl प्लस NH4OH, इनका ये जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक बेसिक बफर है। अब बात ये की जाती है कि इन बफर सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप बाहर से कोई एसिड और कोई बेस डालते हो तो इनकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो NH4Cl प्लस NH4OH है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे, ऊपर से मैं इसके अंदर डालती हूँ HCl, ठीक है, HCl क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये दो चीज़ें आएंगी ना, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और अगर इसको देखो NH4Cl और NH4OH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, देखो आपने अब ऐसे सोल्यूशन में डाल है तो ये Cl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इधर से H की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, Cl इधर यूटिलाइज हो जाएगा, H उधर यूटिलाइज हो जाएगा। अगर इसी HCl को मैंने ये जो दूसरा लिया था इसमें डालती हूँ, ये CH3C डबल बॉन्ड H प्लस NaOH के सोल्यूशन में मैं डालती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl जो है वो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर ये बना देगा NaCl और साथ H2O बना देगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनका कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी फिर एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो तो उतनी रही है, इसको तो कोई उसने यूटिलाइज वगैरह नहीं किया, तो क्या हो जाएगा कि ये एसिड जो होगा वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जारी रहेगी। यहाँ पर जब हम आए थे तो ये Cl इसकी इसमें आ जाएगा, बेस को कुछ भी नहीं हो रहा था, बेस की वही थी, तो ये क्या होता है कि
एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, आप एसिड और बेस डालते हो तो इनको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। जैसे थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं क्या कहता है। बफर सोल्यूशन की बात टाइप की थी, कहता है बाय मिक्सिंग वीक एसिड, किसी भी वीक एसिड को एंड साल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने इसका ये साल्ट बना लिया था। सच सोल्यूशन गिव एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर होता है विच pH इज लेस देन 7, उसकी pH लेस देन 7 होती है। इसकी pH, इस सोल्यूशन की जो pH आएगी वो लेस देन 7 आएगी, क्योंकि जी बीच में एक एसिड है, एसिडिक एसिड है तो एसिड ही ना, तो pH तो 7 से कम नहीं आएगी। इसी तरीके से जब हम यहाँ आए थे, यहाँ पर हमारे पास एक बेस में चाहे वीक बेस ही यूज़ हो रही थी, बट एक बेस तो यूज़ हो रही थी, तो इसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन, the concentration of the conjugate base in the reaction mixture predominantly supply when the salt is a strong electrolyte। कुछ भी नहीं इन्होंने आपको बताया हुआ, सिर्फ ये आपको हेंडरसन हैसल बेस की इक्वेशन बताई हुई है, सारे न्यूमेरिकल इस इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं है। एसिडिक बफर के लिए जो इक्वेशन आपने याद करनी है कि pH इज इक्वल टू पी के ए की वैल्यू प्लस लॉग ऊपर आप साल्ट लिखते होते हो, नीचे आप एसिड लिखते होते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने POH ले लोगे बेस के लिए, PKB ले लोगे प्लस लॉग, ऊपर आपके पास आता है साल्ट, नीचे आपके पास आती है बेस। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद करनी है। बस सिंपली आपको ये दो इक्वेशंस याद हो तो आप इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पर एक आपको बताया हुआ है, कहता है व्हाट इज़ द pH ऑफ अ बफर, क्या pH होगी एक बफर के सोल्यूशन की, सी की इतनी कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखो PKA भी बता दिए, अब सिंपली आपने क्या किया, ये है PKA की वैल्यू, ये पुट कर दी, प्लस लॉग साल्ट ये है, इसकी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और जो बीच में ये एन ए इसकी भी 1.0 ये दी हुई है। ये आप लोगों ने पुट की, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, इनके आप नेगेटिव लॉग ले लोगे, नेगेटिव लॉग की जो वैल्यू आएगी इसको PKA की वैल्यू में प्लस करेगा, आपके पास pH आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह सिर्फ ये इक्वेशंस याद कर लो। फिर यहाँ पर वो बताता है कि आपको पता है कि जो ह्यूमन ब्लड है उसकी pH इतनी होती है, कितनी, 7.35 से 7.45, यानी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा बेसिक की तरफ मूव कर रहा होता है। TH की देखो 7.40 बेसिक की तरफ, स्टमक में देखो तो ये ज़्यादा एसिडिक की तरफ है, 1.65 टू 1.75 प्योर एसिडिक है, एसिडिक pH है, एसिड होता है स्टमक के अंदर। मिल्क की 6.7 से 6.8 है, एसिड की तरफ ही है, 7 तो नहीं है ना। एग वाइट की देखो तो 8.0 से 8.1, तो ये बेसिक की तरफ है, तो ये कुछ pH उन्होंने बताई हुई है। आगे है साल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड ये कॉमन है ना, फिर ये एक दिन करा के इकट्ठे इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं।